सबके बहने नहीं पहुंचे। तो जो मेंडल थे इन्होंने गार्डन की पे एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है पाइथन सैटिवम, और वो 7 साल के लिए एक्सपेरिमेंट किए थे 1856 से 1863 तक। इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर उन्होंने टोटल 7 लिया था, साथ ही साथ जो इसमें क्रोमोसोम का पेयर था वो टोटल 7। देखो ये तो बात हो गई नॉर्मल बात की, 9th में पढ़े हुए होगी, जो रट्टू वाला बात होता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, यानी कि जेनेटिक्स का जनक उनको बोला जाता है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन की पे, जिसका बायोलॉजिकल नेम होता है पाइथम सैटिवम। 7 साल तक इन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया 1856 से 1863 तक। उसमें इन्होंने उसमें इन्होंने नंबर ऑफ कैरेक्टर टोटल 7 लिए और क्रोमोसोम नंबर टोटल 7। अब देखो
क्वेश्चन ये आता है कॉजेज टू सेलेक्ट पी, कॉजेज टू सेलेक्ट पी, यानी कि उन्होंने मटर के ही पौधे को क्यों चुना। यदि मान लो कि कोई किसी चीज को सेलेक्ट करता है कि हमको ये लेना है, हमको ये करना है, ये खाना है, वो पीना है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। सेम वही कहानी यहाँ पे है कि मेंडल पी को ही सिलेक्ट क्यों किए, मटर के पौधे को ही सिलेक्ट क्यों किए। पॉइंट नंबर 1, इसका शॉर्ट लाइफ स्पैन था, शॉर्ट लाइफ स्पैन। अब देखो जो एक्सपेरिमेंट होता है, तो एक्सपेरिमेंट का मतलब ही क्या होता है कि ये नहीं कि जरूरी कि एक ही बार में रिजल्ट आ ही जाए। और साइंटिस्ट लोग जब किसी नई चीज के बारे में डिस्कवरी कर रहे होते हैं, किसी नई चीज के बारे में बतला रहे होते हैं, तो उस टाइम वो बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि यदि एक बल्ब के जो आविष्कार किए हुए थे, वो उस पर 1000 बार एक्सपेरिमेंट किए थे, तब पर भी उसमें सफल नहीं हो पाए थे। 1001वीं बार जब किए तब उसमें सफल हुए थे। सेम वैसे ही यहाँ पे मेंडल भी थे। मेंडल भी बहुत सी चीजों पे ऑब्जर्व किए थे, बहुत सी चीजों पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, बट इनका जो मेन जो सबसे ज्यादा प्रयोग अच्छा गया वो किस पे, मटर के पौधे पे। अब ये मटर के पौधे को इसलिए चुने क्योंकि इसका लाइफ स्पैन एक तो कम होता है, ठीक। अब मान लो कोई जीव है या फिर कोई चीज है, उसका लाइफ स्पैन मान लो 2 साल तक है, ठीक। अब उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया, तो इसके रिजल्ट के लिए उनको 2 साल वेट करना पड़ेगा। 5 साल का है तो 5 साल वेट करना पड़ेगा। यदि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए उसमें, फिर से वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर से 2, 4, 5 साल। यदि वो फिर से आगे सक्सेस नहीं कर पाए तो उसमें फिर से आगे 2, 4, 5 साल। तो यानी कि ऐसे क्या करता है, हो सकता है कि ऐसे से उनकी मृत्यु भी हो जाए, वो डेथ भी हो जाए, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिले, वो अपने काम में सफल नहीं हो पाए। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले जो चूज किया वो ये कि उसका लाइफ स्पैन कम था, इसलिए। दूसरा कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ सीड, लार्ज नंबर ऑफ सीड, कि मान लो कि 10 पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, हो सकता है किसी एक से हमें रिजल्ट मिल जाए। तो वहीं कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ सीड ज्यादा होगा, उतना ज्यादा क्या हो सकता है कि जल्दी रिजल्ट मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। तो मटर वाले में देखिए ना, मटर जो छिलोगे तो बहुत सारा सीड होता है, बहुत सारा बीज होता है, तो उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ सीड थे। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा ये कि लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी कि उसके अंदर जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा है। इसमें आगे लिखवाएंगे, इसमें आगे पढ़ाएंगे कि ये अप्रॉक्स 36-37 कैरेक्टर को ऑब्जर्व किए थे उसमें, जिसमें से उन्होंने 22 पे आए कि हाँ चलो इस 22 में से हम मतलब कि अच्छे से इस 22 पे हम डिसीजन लेंगे, इस 22 पे हम रिजल्ट देखेंगे कि हमें मिल रहा है कि नहीं। फाइनली चल के सबसे लास्ट में आकर के वो 7 कैरेक्टर को सेलेक्ट किए कि मुझे इन्हीं 7 कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना है, मुझे इन्हीं 7 में देखना है कि रिजल्ट क्या आया। तो याद रखना कि जो मेंडल ऑब्जर्व किए हुए थे, मेंडल जो एक्सपेरिमेंट किए हुए थे, वो था मटर का पौधा, इसका बायोलॉजिकल नेम है पाइथम सैटिवम। 7 साल तक उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे, 1856 से 1863 ईस्वी तक। और उसके बाद ये कि मटर के पौधे को ही उन्होंने क्यों चूज किया, क्योंकि एक तो उसका लाइफ स्पैन कम होता है, उसके अंदर बीज का संख्या ज्यादा होता है, नंबर ऑफ सीड ज्यादा होता है, साथ ही साथ उसके अंदर कैरेक्टर भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो 3 चीजें ये हो गई। अब एक और चीज, इसमें जो फ्लावर बनता है, इसमें जो फ्लावर बनता है वो होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, which can be turned into यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं तो उनको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि वो यूनिसेक्सुअल है तब हम उनको बाइसेक्सुअल नहीं बना पाएंगे, लेकिन यदि वो बाइसेक्सुअल है तो उसमें हम मेल वाले को हटा देंगे और फीमेल वाला बन जाएगा, यानी यूनिसेक्सुअल बन जाएगा।
यदि मान लो हम फीमेल वाले को हटा दिए, मेल वाला बच गया, मेल वाले को हटा दिए, फीमेल वाला बच गया। यानी कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है उस बाइसेक्सुअल फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट यूनिसेक्सुअल को हम बाइसेक्सुअल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इन चारों रीजन के कारण उन्होंने गार्डन पी यानी कि मटर के पौधे का सिलेक्शन किया। टेक्निक यूज्ड बाय मेंडल, टेक्निक्स यूज्ड बाय मेंडल, यूज्ड बाय मेंडल। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यदि पढ़े हुए होगे तो उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में एक चीज पढ़े हुए होगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते किसको हैं? मान लो कि यहाँ पे हमने प्लांट ले लिया ए, यहाँ पे ले लिया बी, इसमें क्या हो रहा है, इसमें इंसेक्ट ज्यादा लग रहा है, कीड़े ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है, इसमें कीड़े ज्यादा लग रहे हैं तो इसमें फ्रूटिंग वगैरह यानी कि फल फूल भी ज्यादा मिल रहा है। अब इसमें क्या है, कीड़े कम लग रहे हैं तो यहाँ पे हमें फ्रूटिंग भी कम लग रहा है। तो साइंटिस्ट लोगों का तो दिमाग कुछ न कुछ करने में लगा हुआ रहता है। जैसे कि याद करो, यदि मैंने बतलाया हुआ हो तो एक होता है टोमेटो, टोमेटो मतलब टमाटर, टमाटर कहाँ पे होता है, जमीन के ऊपर। एक होता है पोटैटो, ये कहाँ पे होता है, जमीन के नीचे। इन दोनों का आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करके बनाया गया एक प्लांट जिसका नाम होता है पोमैटो। पोमैटो सुने थे कभी? पोमैटो, पोमैटो एक ऐसा प्लांट होता है जिसके नीचे में आलू निकलेगा और ऊपर में टमाटर निकलता है, दैट इज पोमैटो। यानी कि टमाटर ऊपर जमीन के ऊपर, पोटैटो जमीन के नीचे। अब उससे ये बना दिया गया पोमैटो कि पोमैटो में क्या होगा, पोमैटो में आलू निकलेगा जमीन के नीचे और टमाटर निकलेगा जमीन के ऊपर। यानी कि दो प्लांट का लोचा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लांट में काम चल जाएगा। तो वैसे ही अब यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों का दिमाग क्या काम किया, यहाँ पे वो ये सोचे कि क्यों ना ऐसा हो, क्यों ना ऐसा हो जिससे कि इंसेक्ट भी कम लगे और फ्रूट भी ज्यादा मिले, इंसेक्ट भी कम लगे और फ्रूट भी ज्यादा मिले, ऐसा प्लांट हो तो ज्यादा बेटर होगा। अब उन्होंने क्या किया, इसका जीन निकाल लिए, वैसा जीन वो निकाल लिए जिसमें फ्रूटिंग ज्यादा होती थी, और इधर से वैसा जीन निकाल लिए जिसमें कीड़े कम लगते थे, और इस दोनों को क्या किए, आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज करवा दिए। और जब आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज करवा दिए तो पता चला कि फ्रूटिंग भी ज्यादा हो रहा है और इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े भी कम लग रहे हैं, दैट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे मैंने बोला क्या, टेक्निक्स यूज्ड बाय मेंडल, ठीक, कि मेंडल जो एक्सपेरिमेंट किए थे, मेंडल जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करवाए हुए थे, तो उन्होंने उसमें क्या क्या टेक्निक्स का यूज किया था। एक होता है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन किसको बोलते हैं, यदि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ही अच्छे से पढ़े हुए होंगे तो उसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि फ्लावर में से एंथर के पार्ट को हटा देते हैं, ठीक है। मान लो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अब बाइसेक्सुअल फ्लावर में से क्या होगा, मेल वाले पार्ट को हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब जब मेल वाला पार्ट हटा दिया तो वहां पे क्या बचा, फीमेल वाला पार्ट, ठीक है। मेल वाला पार्ट हटा दिया, क्या बचा, फीमेल वाला पार्ट। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। जब क्या होगा कि मेल वाले पार्ट को हटा दिया जाएगा और एक ही पार्ट वहां पे बचेगा बाइसेक्सुअल फ्लावर में, दैट इज इमैस्कुलेशन। उसके बाद उसको एक बैग के अंदर पैक कर दिया जाता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं बैगिंग। उसके बाद पढ़े हुए होंगे कि हाइब्रिडाइजेशन में पहला प्रोसेस हुआ इमैस्कुलेशन, दूसरा प्रोसेस हुआ बैगिंग, तीसरा प्रोसेस हुआ रीबैगिंग। बैगिंग मैंने कर दिया कि उसको कोई और मतलब कि कोई और पक्षी जो है पॉलिनेशन के द्वारा उसको पॉलिनेट ना करे, उस पर अपना पॉलन ग्रेन ना छोड़े, तो उसको हमने बैगिंग कर दिया। उधर मुझे जिस फ्लावर के साथ इसको हमको क्रॉस करवाना है, पॉलिनेशन करवाना है, हमने उसको भी ढूंढ लिया। अब जब उसको ढूंढ लिया, अब इसको क्या करेंगे, डी बैगिंग। डी बैगिंग देखो, बैगिंग
मतलब बैगिंग करना, पैकिंग करना। डी बैगिंग मतलब उसको हटाना। अब उसको हटा देंगे। अब जब उसको हटा देंगे फिर दूसरे वाले फूल के साथ उसका क्रॉस करवा देंगे, यानी कि उन दोनों का क्या करवा देंगे, पॉलिनेशन करवा देंगे। अब जब उन दोनों का पॉलिनेशन हो जाएगा, अब फिर से क्या करेंगे, रीबैगिंग, यानी कि उसमें क्या कर देंगे, फिर से उसको बैग के अंदर पैक कर देंगे, जिसके कारण वो जर्मिनेट हो जाएगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो जाहिर सी बात है कि मेंडल भी कुछ वैसा ही प्रोसेस किए थे, तो ये भी किस किस टेक्निक का यूज करेंगे। एक हो गया इमैस्कुलेशन, दूसरा हो गया बैगिंग, तीसरा हो गया डीबैगिंग, उसके बाद हो गया रीबैगिंग, और सबसे लास्ट में टैगिंग। यानी कि अब उस पर टैग लगा दिए, जैसे होता है ना, जैसे कैडेवर जो लास्ट जो होता है ना, उसको कॉलेज में बोला जाता है कैडेवर, बिकॉज उसकी रिस्पेक्ट इसलिए की जाती है क्योंकि उसी से पढ़ करके कोई मेडिकल की पढ़ाई करता है। तो वहाँ पे जो कैडेवर होता है ना, वहाँ पे अलग अलग कैडेवर होता है। जैसे मान लो लाश रखा हुआ है किसी का लाश, तो वहाँ पे वो लाश के अंदर रखा हुआ है केमिकल के अंदर, जिसका नाम होता है फॉर्मेलिन। अब उस लाश उसके अंदर रखा हुआ है, तो उस लाश के नीचे में उसके बारे में कुछ चीजें लिखा हुआ है। तो वैसे ही अब जब ये हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हो गया, तो वहाँ पे टैगिंग यानी कि टैग कर दिया जाता है कि हाँ, इस प्लांट का हमने इसके साथ हाइब्रिडाइज करवाया है, और फिर जो रिजल्ट आता है उसको दुनिया के सामने पेश करते हैं। दैट इज द टेक्निक यूज्ड बाय मेंडल। ये वाला नहीं लिखा था ना, लिख लो। समझ लो, देखो वो जो 7 कैरेक्टर लिए हुए थे, सातों का एक डोमिनेंट है और रिसेसिव। जैसे मान लो हम लिए सीड कलर, तो सीड कलर का डोमिनेंट है येलो, तो येलो को इंडिकेट करेंगे वाई से। अब उसके आगे रिसेसिव में जो भी होगा उसको भी लिखेंगे वाई, बस उसको क्या कर देंगे, स्मॉल कर देंगे। तो देखो राउंड है आर से, तो रिंकल्ड स्मॉल आर, ग्रीन है जी से, तो येलो में स्मॉल, सॉरी टर्मिनल छोटा वाला ये होगा।
फुल में एफ है तो कॉन्स्टिट्यूएंट में स्मॉल एफ, वायलेट में भी है तो व्हाइट में स्मॉल भी, एक्सियल में ए होगा तो टर्मिनल में स्मॉल है। टॉल में कैपिटल टी तो ड्वार्फ में स्मॉल टी। हो गया? चलो देखो, अरे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ठीक है। यानी कि देखो दो टाइप का क्रॉस करवाएंगे, एक होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा होगा डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो दोनों क्रॉस करवाएंगे यहाँ पे और दोनों का रिजल्ट देखेंगे। तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन टॉपिक यानी कि इसी को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हम दोनों साइड में एक एक कैरेक्टर को क्रॉस करवाएंगे। जब आएगा डाइहाइब्रिड क्रॉस तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में दोनों साइड में दो कैरेक्टर को क्रॉस करवाएंगे और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दोनों साइड में सिर्फ एक कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं टॉल एंड ड्वार्फ का, ठीक, टॉल एंड ड्वार्फ। तो टॉल का फॉर्मूला होगा कैपिटल टी और ड्वार्फ का फॉर्मूला होगा स्मॉल टी। जब यहाँ पे होगा मियोसिस, तो यहाँ से आएगा एक कैपिटल टी और यहाँ से आएगा एक स्मॉल टी। जब इस दोनों का आपस में क्रॉस होगा तो ये बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि होगा यहाँ पे क्या, टॉल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक है डोमिनेंट वाला और एक है रिसेसिव वाला, तो डोमिनेंट वाला रिसेसिव वाले को छुपा दे रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, टॉल। अब यहाँ पे इनमें होगा सेल्फ क्रॉस का मतलब क्या होगा कि कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ही क्रॉस करवाएंगे। तो यहाँ पे मान लो मैंने एक साइड लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इसको इसके साथ क्रॉस करवाए तो कैपिटल टी, इसको इसके साथ करवाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे जब करवाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इधर करवाए तो स्मॉल टी। यानी कि 3 मिला मुझे टॉल, ठीक, 3 मिला टॉल और 1 मिला ड्वार्फ। क्लियर? 3 मिला टॉल और 1 मिला ड्वार्फ। क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन यहाँ पे सिंपली पूछता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो बताओ। कल मैंने बतलाया हुआ था कि फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नली जो हमें दिख रहा है दैट इज फिनोटाइप। तो फिनोटाइप में 3 है टॉल और 1 है ड्वार्फ। यदि हम जीनोटाइप की बात करेंगे तो इसका जीनोटाइप रेशियो आता है कैपिटल टी है 1, कैपिटल टी स्मॉल टी है 2 और स्मॉल टी है 1। तो जब ऑब्जेक्टिव में कुछ पूछा जाता है तो रिजल्ट ये होता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो ये है और फिनोटाइपिक रेशियो। क्लियर? ये हो गया ना।